हम बचपन से देखते आए थे कि हमारे बराबर वाले घर में 5 बहनें और 3 भाई रहते थे। इनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था, जबकि वालिद का बाद में हुआ जब हम बड़े हो चुके थे। उनके घर का उसूल था कि जब कोई बैल बजाता अंदर से जो भी पूछता वो यही कहता कि कौन साहिब। मेरी आदत थी मैं मजाक में कहती आंटी साहिब नहीं साहिबा। उन तमाम बहनों की उम्र काफी थी, कुछ उम्मी से बड़ी और कुछ छोटी थीं। हमारे बड़े होने तक एक करके तमाम बहनों की शादी हो गई और भाइयों ने भी कर ली, मगर एक बहन जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी अचानक सीढ़ियों से गिरकर हादसे का शिकार हुई और इंतकाल फरमा गईं। शादी के बाद उम्मी के जाना होता तो आंटी वगैरह में से कोई ना कोई घर आया होता, दरवाजे पे दुआ सलाम हो जाती। तबीयत की खराबी के सबब में उम्मी के पिछले 2 माह से नहीं जा सकी थी। उम्मी के घर भी सिर्फ भाई और उम्मी होते थे, क्योंकि अल्लाह के करम से हम चारों बहनों की शादी हो चुकी है। एक दिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सर्दियों की रात थी। मियाँ को 10 बजे दोस्त की कॉल आई, मैं कराची से आया हुआ हूँ, फौरन आ जाओ। बहुत दिन बाद दोस्त मिल बैठे थे। जाते जाते बेटा भी बाबा के पीछे लग गया तो वो मुझे अम्मी के घर की सड़क की तरफ उतार कर चले गए। लाइट गई हुई थी, बैल बजाना बेकार था। मैंने मोबाइल निकाला, कॉल की तो पैकेज खत्म। दिल में पहले ही अजीब सी कैफियत थी। मैंने घूमकर गिल्ली से जाने का फैसला किया, क्योंकि उम्मी का बेडरूम गिल्ली से करीब था और सड़क से दरवाजा बजता तो आवाज न जाती। मैं लंबा चक्कर काटकर जब गिल्ली में दाखिल हुई तो 2 घर गुजार कर उम्मी का गेट दौर से ही नजर आ गया कि ताला लगा है। मेरी सांस पहले ही फूल रही थी। गिली में घुप अंधेरा और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर तक पैदल जाऊं। मैंने बराबर वाली आंटी का दरवाजा जोर से बजाया, कोई आवाज ना आई। मैंने फिर और जोर से बजाया, मगर जवाब नदारद में मायूस हैकर पलटने लगी तो आवाज आई, कौन साहिब। मैंने शुक्र अदा किया और कहा, आंटी में शहला दरवाजा खोली। मेरा ये कहना था कि दरवाजा खुल गया। मैं बेफिक्री से अंदर दाखिल हुई, मगर चौंकी, दरवाजे के पीछे कोई नहीं था और सामने लावानिज में डाइनिंग टेबल पे मोमबत्ती जल रही थी। मुझे लगा आंटी जल्दी में होंगी, दरवाजा खोलकर किचन या वॉशरूम वगैरह चली गई होंगी, मगर भाभी वगैरह भी नजर नहीं आ रहे। मैं थक चुकी थी, इसलिए जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ गई। बैठे बैठे जब काफी देर हो गई, मुझे सन्नाटे से खौफ महसूस हुआ और पेट में हौल उठने लगे। तो मैंने आवाज दी, आंटी कहाँ है। बहनों में से कोई ना कोई होता था। मैंने बारी बारी सबके नाम लेकर पुकारा, मगर जवाब ना मिला। अब मुझे बेहद घबराहट होने लगी और मैंने सोचा कि मैं फौरन यहां से चली जाऊं। ये सोचते ही मैं जैसे खड़ी हुई तो मुझे अपने कंधे पे किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने थोक निगल कर जैसे ही पलट कर देखने की हिम्मत की, मेरी आंखें दहशत से फट गईं, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था, जबकि कंधे पे अभी भी लम्स महसूस था। मैंने फौरन पर्स उठाया और एक कदम बढ़ाया ही था, डाइनिंग टेबल पे रखी वाहिद मोमबत्ती बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरे मुंह से अचानक हुई वो निकला और मैंने कुछ टटोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, सामने वाले कमरे से कलच करके आवाज आई। फिर हल्की सी रोशनी बाहर आई और फिर दरवाजा मुकम्मल खुल गया। सबसे छोटी आंटी हाथ में इमरजेंसी लाइट लिए बाहर निकले और एकदम मुझे देखकर खुशी से बोले, अरे शहला तुम कब आए बेटा। मेरे हवास अब तक सल्ब हो चुके थे। मुझे ऐसा लगा वो आंटी नहीं, वो भी कोई पुरस्कार चीज है। मैं उन्हें बस देखती गई। वो धीरे धीरे इमरजेंसी लाइट लेकर मेरे पास आए और मुझे इस कैफियत में देखता पाकर कहने लगे, अरे तुम ठीक तो हो। फिर उम्मी का नाम लिया। तौफीक बाजी ने बताया था काफी बीमार रहने लगी हो। तौफीक बाजी अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी नानी के गई हैं, दरवाजे पे मिली थी। अच्छा तुम बैठो तो। फिर मेरा हाथ पकड़कर बिठाया। उनके नॉर्मल रोई से मैं काफी पुरसुकून हुई, मगर कुछ सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। मगर मैंने उन्हें झटक कर सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम आंटी। बस जरा अंधेरे से घबरा गई थी। उम्मी के घर ताला है तो यहाँ उग, अब कैसी हैं और बाकी सब। मैंने बैठते हुए अपने खौफ को छुपाकर पूछा। अब इस कमरे में लाइट थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि इमरजेंसी लाइट ऑन थी, मगर ये क्या डाइनिंग टेबल पे रखी बुझी हुई मोमबत्ती भी गायब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि
आंटी से कैसे सब पूछूं? आंटी इतनी देर में कुर्सी खिसका कर बैठ चुकी थीं और जैसे ही मैंने उनकी आंखों में देखा, एक अजीब से खौफ में मुब्तला करने वाली चमक नजर आई। मैंने सोचा कि लाइट आंखों पे पड़ने से ऐसा होगा, मगर उनकी खामोश मुस्कुराहट भी पर असरार थी। मेरा इत्मीनान दोबारा गारत होने लगा। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे कहा, परेशान होने की बात नहीं, लाइट अभी आ जाएगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा खौफ उन पे जाहिर हो, मगर इस यखबस्ता रात में भी पसीना मेरे माथे पे चमक रहा था। मैंने बात से बात निकाली, भाभी लोग नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा, तुम्हें तो पता है आसिफ भैया बाहर सेटल हैं। उन्होंने वासिफ की फैमिली को भी वहीं सेट कर दिया है और काशिफ अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर गया हुआ है। मैं अभी उनकी बात पे सर हिला रही थी कि इनकी अगली बात सुनकर मेरे हिलते सर के साथ साथ पहले मेरे दिल में खौफ का करंट लगा और पूरे वजूद को झटका लगा, क्योंकि वो कह रही थी, हम में से कोई ना कोई आ जाता है। अब इशरत आपी को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना यहाँ। मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं। मैंने बहुत घबरा कर उन्हें देखा, क्योंकि इशरत आंटी का तो इंतकाल हो चुका था। मैं अब मुकम्मल तौर पे खौफ के शिकंजे में जकड़ चुकी थी और कुछ गैर मामूलीपन का जो एहसास था वो यकीन में बदल चुका था। मैंने फौरन मुंह खोला, सलाम करके निकलने की करूं, ये सोचकर आंटी की तरफ देखा तो कुर्सी खाली थी। उफ, मेरे खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुर्सी से खड़ी हुई, पर्स उठाया और मैं अभी आधे रास्ते में ही थी कि पीछे से आंटी ने पुकारा। मैं पलटी तो वहां उनकी चौथे नंबर वाली बहन थी। मुझे हैरत हुई, वो कब आए? उन्होंने मुस्कुरा कर मेरा हाथ पकड़ा और कुर्सी पे वापस बिठाया। अरे कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए काफी लेने गई थी। मैं इस वक्त कुछ भी सोचने के काबिल ना रही थी। मुझ पे वहशत सवार थी, दिल लगता था बाहर आ जाएगा। पहले वाली आंटी एकदम से कैसे बदल गईं। उन्होंने गर्म कॉफी का कप मेरी तरफ खसकाया और मुझे घूरते हुए मुस्कुराए और सिर्फ उनके लब हिले। पियो उसे। मैंने घबरा कर जब कॉफी के गर्म कप को हाथ लगाया तो मेरे हाथ कपकपा रहे थे। कपकपाहट से कॉफी छलक कर टेबल पे गिरी और मेरी आंखों ने खुद ये मंजर देखा कि कॉफी की जगह टेबल पे खून था। मैंने घबरा कर आंटी को देखा और मुझसे कुछ कहा ना गया। वो मुझे देखकर अब मुंह खोलकर मुस्कुराए। मुझे लगा जैसे उनका चेहरा बदल रहा हो। मैं बेबस सुन सी उन्हें आंखें फाड़े तुक्के जा रही थी कि अचानक रोड साइड से बिल्लियों के बेतहाशा रोने की आवाजें आईं और आंटी की हंसी गुस्सा में बदल गई। वो तेजी से उठीं और बड़बड़ाती हुई इस तरफ दौड़े। अभी बताती हूं उन्हें। उनके निकलते ही जैसे मैं किसी ट्रांस से बाहर आई, तेजी से भागते हुए गिली वाले दरवाजे तक पहुंची और गिली में निकलकर भागने लगी। ये भी ना देखा कि उम्मी आई हैं या नहीं। घुप अंधेरा था मेरे घर का रास्ता। बस 5 मिनट का था, मगर मुझे लगा मैं कोई आधा घंटा भागी होंगी। और जब फूली हुई सांसों के साथ मैं हवास बाख्ता सी अपने घर पहुंची तो हमारा मेन गेट खुला हुआ था। मैं तेजी से अपने पोर्शन का जीना चढ़ गई कि कोई अकेले आने पे बातें ना बनाए, पर मेरा पोर्शन लॉक था। मैंने सर पकड़ा कि उफ, पोर्शन तो लॉक है, चाबी हस्बैंड के पास है तो मैं जेठानी के पास बैठ जाती हूं। ये सोचकर मैं मुड़ी तो मुझे अपने पीछे से अपने ही लॉकेट घर के अंदर से आवाज आई, कौन साहिब? और मैं सकते में आ गई। मेरा रवां रवां खड़ा हो गया था और मुझे लगा कि मैं हिली भी तो कोई इफरीत मुझे जकड़ लेगी और उसी लम्हा मुझे जीने पे किसी की चाप महसूस हुई। फिर मुझे होश ना रहा और मैं चकरा कर वहीं गिर गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी बिस्तर पे बेसुध पड़ी हूं और मेरा जिस्म उन देखी रस्सियों से जकड़ा हुआ है। मैं ना हाथ हिला सकती हूं और ना पीर। सर बेहद भारी था, जैसे मेरे दिमाग में लोहा भर दिया गया हो। मैंने आंखों को जुम्बिश दी तो मेरे पपोटे भी बेहद भारी थे। मुझे अपनी बेबसी पे बहुत रोना आया और जैसे ही मेरे आंसू निकले मेरी आंखें खिलने के काबिल हो गईं। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली
तो किसी अनजान कमरे में एक पलंग पे मेरा वजूद बेसुध पड़ा था और कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी थी और बहुत जल्द मुझे अंदाजा हो गया कि वो रोशनी एक दिए की थी जो दीवार के अंदर बने हुए एक खाने में रखा जल रहा था। मुझे ये दीवार, ये खाना और ऐसे दिया रखा याद आया कि मैंने कहीं देखा है। ये दिमाग तो भारी था, फिर भी दिया देखकर मैं बेचैन हुई और एकदम मेरे औसान खता हुए। ये तो वो ही उम्मी के बराबर वालों के घर का कमरा है। हम ऐसे ही उन्हें हर जुमेरात को दिया जलाते हुए देखते आए हैं, मगर हैरत की वजह ये थी कि मैं यहाँ वापस कैसे आई। मुझे याद आया कि मैं अपने घर के दरवाजे पे चकरा कर गिर गई थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं वापस यहाँ कैसे, मैं हल नहीं पा रही थी। बस सर हिला सकती थी, आंखें घुमा सकती थी, मगर बहुत दिक्कत से कि अचानक खुटक करके दरवाजा खुला। मुझ पे हैबततारी होने लगी और फिर मुझे आवाज आई। अर्रे शहला को होश आ गया। ये आवाज उन्हें चौथे नंबर वाली आंटी की थी जो बिल्लियों पे गुस्सा करने भागी थी। मगर ये किससे बात कर रही हैं? मैंने गर्दन घुमाना चाही, मगर मैं कामयाब ना हो सकी। शुक्र है होश आ गया। ये काफी बीमार हो गई है बेचारी, इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ सह रही है। मुझे समझ आ ही थी ये आवाज सबसे बड़ी आंटी की थी जो इशरत आंटी से भी बड़ी थी। फिर वो मेरे पास आए और प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा। अब मैं उन्हें देख सकती थी, पर मैं सिर्फ उन्हें देख सकती थी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मगर उन्होंने अपनी उंगली अपने होंठों पे रखी और पर असरार अंदाज में कहने लगे,